तैयार हो जाइए नए हफ्ते के एक्शन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के संकेत और शुक्रवार की गिरावट के बाद आज फिर से नरमी के साथ शुरुआत के हैं संकेत। लेकिन किन लेवल पर बाजार लेगा सपोर्ट और क्या बनाए आप स्ट्रेटेजी, रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि वैसे तो बढ़िया तेजी में रहे, बट पिछले कुछ दिनों से जो बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली कंसोलिडेशन आ रहा है, उसका हमारे बाजार पर क्या असर होगा। पांचों के पांचों ट्रेडिंग दिन है इस हफ्ते अनिल जी, कोई छुट्टी भी नहीं है। कुछ दिनों बोला उसमें सैटरडे संडे भी गिन लिए लगता है क्योंकि मुनाफा वसूली तो शुक्रवार से शुरू हुई है और शनिवार रविवार को भी मूड माहौल डाउ को देखकर शायद थोड़ा नरमी वाला ही रहा, इसलिए कुछ दिन हो गए। तो चलिए आज शुरुआत हफ्ते की करने के लिए जो संकेत है उन पर डाल लेते हैं नजर। अमेरिकी बाजार में कमजोरी रही, थोड़ी सी उम्मीद से ज्यादा 200 पॉइंट तक तो हम मानकर चल रहे थे, 300 पॉइंट गिरा है। SGX निफ्टी में हल्की फुल्की कमजोरी है, 60-65 अंक नीचे है इस वक्त, और डाउ फ्यूचर्स भी 125 पॉइंट 150 पॉइंट कमजोर आपको नजर आएंगे। कच्चे तेल में $96 के आसपास का कारोबार है, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, और एक और गोल्ड बॉन्ड की सीरीज खुलती हुई दिख रही है। 5,197 रुपये प्रति ग्राम पर आप गोल्ड खरीद सकते हैं, यानी कि समझिए मोटा मोटी 52,000 रुपये तोला के हिसाब से। उस हिसाब से अभी ये गोल्ड बॉन्ड की सीरीज नहीं खुलती नजर आ रही है। ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आपको करना है फोकस। बिल्कुल, तो फोकस में तो कई सारी चीज़ें हैं अनिल जी। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता शुरू हो रहा है, वही वो बड़ी बात है इस हफ्ते के लिए। और काफी सारे बड़े इवेंट्स भी हैं, जैसे हम बात कर रहे थे, वो जैक्सन होल मीटिंग भी होने वाली है 25 से 27 वहां से भी कुछ कमेंट्री आएगी। बहुत सारा अमेरिका का डेटा भी आएगा, उनका रिवाइज GDP पे आने वाला। बट थोड़ा बाजार समझाएं सर। टेक्निकली तो हमने देखा वैसे तो बढ़िया सब चल रहा था, बट बात चल रही है यूएस में वो 200 DMA क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं बाजार। 2-3 दिनों से ऊपरी स्तरों पर गिरावट है। हमारे बाजार में थोड़ा ऐसा एक्शन फ्राइडे का था। हमारे बाजार का एक्शन समझता हूँ, उससे पहले थोड़ा ग्लोबल मार्केट का सेटअप इस हफ्ते के लिए कैसा दिख रहा है, और पिछले हफ्ते की थोड़ी मुनाफा वसूली के बाद और डेटा हैवी वीक में क्या अप्रोच होनी चाहिए। मेरे ख्याल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा करेक्शन आना लाजमी है। और जिस तरह से एक तरफा अमेरिकी बाजार भागे हैं, हमारे बाजार भागे पिछले 2 महीने से बिना रुकावट बिना थकावट के दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं तो रुकेंगे, राइट। और सबसे बड़ी बात यह कि अब अगर आपके पास तेजी करने के कारण काफ़ी हैं, तो अब और ज़्यादा बढ़ने के ज़्यादा कारण भी नहीं, क्योंकि आप बेस्ट केस सिनेरियो काफ़ी हद तक डिस्काउंट करके चल रहे हैं। ये अमेरिकी बाजारों की मैं बात कर रहा हूँ, और उसी हिसाब से एक तरफा तेजी वहाँ पर होती हुई दिखी है। तो मेरा ये समझना है कि एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी बहुत टाइम वाइज करेक्शन, थोड़ा बहुत प्राइस वाइज करेक्शन होगा। और आप देखिए लाइफ टाइम हाई के आसपास आप जब भी पहुँचेंगे, चाहे कोई भी मार्केट रहने दे, लाइफ टाइम हाई पहली बार नहीं, जब दूसरी बार पहुँचते हैं तो दूसरी बार में है ना, हमेशा है ना कोई न कोई फंसा हुआ तो है ना। पहली बार वाला किसी ने तो 18,600 पे खरीदा है, करेक्ट। तो जब 18,600 आएगा और अगर गलती से वो होल्ड करके बैठा है, तो वो तो निकलने की सोचेगा, चाहे वो इंडेक्स हो या चाहे कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई पर पहुंचे। और अमेरिकी बाजार भी जब इतने खराब माहौल में 2 महीने पहले कौन सोच सकता था कि इतनी तेजी हो जाएगी। और जब इतनी तेजी हुई है तो काफ़ी फंसे हुए इन्वेस्टर्स हैं जो हल्का होकर नीचे के लेवल का इंतजार करना चाहेंगे, और वही होता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से जैक्सन होल की मीटिंग के बाद थोड़ा सा शायद बाजार और डायरेक्शन बड़े ट्रिगर के तौर पर लेने की कोशिश करे कि वहाँ पर जेरेमी पावेल साहब किस तरह के बयान देते हैं, किस तरह का भाषण देते हैं, उसका विश्लेषण हम करेंगे। बग्गा साहब भी होंगे। लेकिन उससे पहले आज हफ्ते की शुरुआत करने के लिए अमेरिकी बाजारों से संकेत नरमी के हैं 2-3 तरीके से। पहले जब हम बंद हुए 200 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, उसके मुकाबले में हम ज़्यादा गिरे। नेस्डेक फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे थे, उसके मुकाबले में हम नेस्डेक पर भी ज़्यादा गिरे। तो कमजोरी थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। इस कमजोरी के साथ साथ आज फिर से डाउ फ्यूचर्स सुबह से लाल निशान में, हरे में नहीं है। कोई ऐसी अच्छी रिकवरी के संकेत डाउ फ्यूचर्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 150 200 नीचे थे, वहाँ से 100-125 नीचे आए, बस उतना ही है। लेकिन है तीसरा, एशिया जो है, एक सिंगापुर को छोड़ दे जहां हमारा निफ्टी ट्रेड होता है, बाकी लगभग पूरा एशिया लाल निशान में, आधा से 1% की रेंज में। कमोबेश निक्केई, हांगकांग, ये सारे बाजार, अच्छा अभी शंघाई ऊपर आया है थोड़ा सा, लेकिन बाकी बाजारों में हल्का फुल्का लाल निशान। अच्छा, रिकवरी की कोशिश कर। अभी मैं अंदर आने के वेले जब केबिन में देख रहा था तब तो शंघाई, हांगकांग सब नीचे थे, तो चलो बढ़िया है। एशिया में हल्की फुल्की रिकवरी थोड़ी सी निचले स्तरों से दिख रही है। ये दूसरा ट्रिगर। अब आइए 2 और ट्रिगर जिन पर आपको फोकस करना है। एक है डॉलर इंडेक्स जो 108.50 के आसपास पहुंच चुका है। ये उन्हीं लेवल के आसपास पहुंचा जहां से आपने रिकवरी की शुरुआत देखी थी। तो डॉलर इंडेक्स जिस तरह से कमजोर होता हुआ दिखा, उसके साथ साथ इक्विटी मार्केट बढ़ते हुए दिखे। वापस डॉलर इंडेक्स उन लेवल पर पहुंच गया जहां से आप लगभग बॉटम बनाकर आए थे। तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है इक्विटी मार्केट्स के लिए कि डॉलर का बढ़ना, डॉलर इंडेक्स का बढ़ना न इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है, न कमोडिटी मार्केट के लिए अच्छा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कमोडिटीज के दाम भी फिर
से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स एक नेगेटिव और वापस से अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 3% पर आ चुके हैं। सो ज़्यादातर ट्रिगर्स अगर आज आप हफ्ते की शुरुआत करने के लिए देखेंगे ग्लोबल मार्केट से तो कमजोरी की तरफ है। कोई एक भी ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से आप दम लगाकर बोले कि ना ग्लोबल में ये बहुत बढ़िया बात है जिसकी वजह से खरीद लें। करेक्ट सर। तो वो सपोर्ट नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं, उल्टा मतलब हल्का नेगेटिव ही है, सपोर्ट छोड़ो नेगेटिव ही है। सो ग्लोबल मार्केट से जो जितने फैक्टर्स हैं वो सारे नीचे की तरफ के दिख रहे हैं आज। ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं है। कितने मायने हैं सर हमारे बाजार के लिए, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे दोनों ही देखा, थर्सडे को हालांकि पॉजिटिव क्लोज हुए बट वो 18,000 का लेवल नहीं क्रॉस कर पाया, और फिर ऑफकोर्स फ्राइडे को तो हमने देखा, आप कह भी रहे थे कि एक आ सकता है 750 तक करेक्शन, और एग्जैक्टली वही होते हुए देखा हमने फ्राइडे। दीप देखिए, मैं वही कहूँगा कि ये कोई सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी तो है नहीं कि 99 पे आउट हो गए मतलब क्या सेंचुरी नहीं लगी, 100 बनेगा तो ही होगा। अब 17,992 को अगर आप 18,000 नहीं मानना चाहे तो आपकी मर्जी, आप अपने आप को दिलासा दीजिए। मार्केट को तो कोई फर्क पड़ता नहीं इससे। तो इट वाज एज गुड। 2 दिन आप 17,965, 968 और 992 3 हाई बनाए, तो 3 दिन तक आपका लगभग 18,000 था। हाँ, 18,000 की इंपॉर्टेंस उस लिहाज से होती है कि उस लेवल पर कॉल राइटर्स हैं, थोड़ा ऊपर निकलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग होगी, बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। बट जिनको 18,000 पे बेचना था, हाँ, उनके लिए तो 18,000 हुआ, 3 दिन हुआ, 1 दिन नहीं हुआ। बिल्कुल मौका मिला, इसलिए आप वो कंप्लेन नहीं कर सकते 18,000 नहीं हुआ जी। जिनको बेचना था वो, अगर वो, और वो कहते ना कि जिसको बेचना होता कि 100 रुपए में किसी को बेचना है स्टॉक, तो 99 रुपए 85 पैसा 90 पैसा 10-15 पैसे नीचे ही लगाता है कि भाई 100 का राउंड फिगर टच करे ना करे, मेरा पहले बिक जाए। वो टेंडेंसी जो होती है वो हुआ है। ग्लोबल फैक्टर एक और दीप जहाँ कमजोरी के दिख रहे हैं, वहाँ लोकल फैक्टर उतने खराब नहीं, उस पर मैं आगे डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आपने कहा, पूछा कि क्या हमारे मार्केट में करेक्शन हो सकता है। करेक्शन 2 तरीके से हो सकता है, एक प्राइस वाइज करेक्शन और एक टाइम वाइज करेक्शन। ठीक है, अब इस प्राइस वाइज करेक्शन पहले कौन सा बताऊं? पहले कौन सा बताऊं, प्राइस वाइज या पहले प्राइस वाइज? पहले प्राइस वाइज। तो प्राइस वाइज करेक्शन में आपके लिए सबसे बढ़िया जगह है जहां तक अगर प्राइस वाइज करेक्शन होता है वो है 17,350। यहाँ से भी 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 750 से 500 पॉइंट, हाँ 400 पॉइंट, उतना हो सकता है। मोर प्रिसाइजली 17,200 से 17,350, ये एकदम परफेक्ट रेंज। क्यों? आप भागे 2,800 पॉइंट नीचे से ऊपर, करेक्ट। 25% अगर आपको करेक्शन देना है तो 700 पॉइंट आता है, करेक्ट। 18,000 से 700 पॉइंट गिन लीजिए, 17,300, 350, ये हिल है। सो या तो आपको 25% करेक्शन देना है या 1/3 देना है, राइट। 1/3 देना है तो 900 पॉइंट, 18,000 से 900 पॉइंट गिनते तो आप 17,100 आते हैं। इसलिए मेरे लिए करेक्शन पूरा करने की जो बेस्ट जगह दिख रही दीप, वो 17,200 से लेकर या 17,150 से लेकर 17,350 आती है। 17,200, 17,350 ये रेंज है जहां पर करेक्शन पूरा होना चाहिए अगर लंबा आता है तो। लंबा नहीं आता है तो हो सकता है हम 17,500 के नीचे भी बंदा हो और घूम जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट। तेजी का मार्केट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तेजी के मार्केट में पहले करेक्शन में अगर आप मंदी सोचने लगेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब तो कैसे काम चलेगा, करेक्ट। सो हो सकता है 17,500 ही हम नीचे बंद ना करें, हो सकता है वहां तक जाकर उसके ऊपर 17,525 प्रिसाइजली लेवल आता है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर उस लेवल तक आकर करेक्शन पूरा करता है वो बाजार के लिए बहुत हेल्दी होगा। जितना आप बढ़े उसका 25% तो घटे, उतना तो बनता है, हर करेक्ट। और मैं कई बार बोलता हूँ जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं, उनको हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जितना पैसा आपने बनाया उसका 25 से 40% आपका वापस जाएगा। अच्छा, 100% जाएगा। कोई ऐसा ट्रेडर बता दो जो कि 25% वापस न तोड़े, क्योंकि कभी न कभी आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। आप ये मान के चलना है कि 100 रुपए कमाए तो मेरे 75 ही है, और अगर आप 65 सोचे तो और भी बढ़िया आदमी है, तो सही है। हाँ, आपको मान के ही चलना कि जिस दिन मेरा ट्रेड गलत होगा या जिस दिन मार्केट रिवर्सल होगा, आप रोज तेजी का ट्रेड करें किसी एक दिन, जैसे आप पिछले 2 महीने से तेजी का ट्रेड करें। कल पहली बार इसी क्लोजिंग मिली शुक्रवार को 17,800 के नीचे, जहां पर आपका शॉर्ट टर्म डेली बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, और वो एज ए प्रिंसिपल आपको कर लेना था, करेक्ट। सो पहला डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है। सो आई थिंक मेरा पॉइंट सिंपल है दीप के, जो एक प्राइस वाइज करेक्शन आपको चाहिए वो करेक्शन 25 या 35-33% की 1/4 या 1/3 फॉल पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो उस लिहाज से 17,200, 17,350, प्रिसाइजली 17,350 भी काफ़ी है, वहाँ तक का करेक्शन बनता है, हेल्दी हो जाएगा। अब आइए टाइम वाइज करेक्शन।
अगर यही फॉर्मूला टाइम वाइज करेक्शन का आप लगाएं 2 महीने, यानी कि आपकी करीबन 8 हफ्ते लगातार तेजी हुई है, बराबर है, बिल्कुल नॉन स्टॉप तेजी हुई है बिना किसी बड़े करेक्शन के। अगर 2 हफ्ते बाजार टाइम पास करे तो क्या दिक्कत है? सो 2 से 3 हफ्ते अगर मार्केट कहीं ना जाए, ठीक है, अगर आप 17,350 17,200 नीचे की रेंज पकड़ लें और ऊपर में वापस आप है ना 17,800 18,000 की रेंज पकड़ लें, इस रेंज में अगर 2-3 हफ्ते निकाल दे तो क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ? रोज थोड़ी बढ़ना चाहिए, रोज थोड़ी घटना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। रोज बढ़ना हो तो सारे 25 साल के टारगेट 25 हफ्तों में आ जाए और रोज घटना हो तो 25 हफ्तों में मार्केट बंद हो जाए, ताला लग जाए, है ना, कि चलो खत्म, अब कुछ बचा नहीं। सो ये चलेगा। तो आई थिंक मार्केट हल्के प्राइस वाइज करेक्शन, हल्के टाइम वाइज करेक्शन के लिए तैयार हो रहे हैं, और अगर ऐसा होता तो बहुत ही बढ़िया बात है। सो आई थिंक अगर जिनको पोजिशनल जिनको डायरेक्शनली बड़ी तेजी वापस करनी है उनके लिए 2 तरीके हैं। एक, टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन में अगर सही लेवल पर आ जाता है 25 से 33% की रेंज में, वहां पर वापस आपको खरीद लेना है। क्लियर है? या फिर दूसरा तरीका वो है कि अब 18,000 के पार निकल के जिस दिन टिकेगा तब मैं खरीदूंगा। अगर करेक्शन छोटा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक आध दिन में आज कल में खत्म हो गया, राइट, ठीक है, अगर करेक्शन छोटा है और रनिंग करेक्शन बुल मार्केट का मान के इसके चले, तो आपको 18,000 के ऊपर फुल फ्लेज वापस तेजी कर लेनी। और अगर करेक्शन टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन थोड़ा सा लंबा चलता है तो आप नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आने दो, वहां पे एंट्री करेंगे। लेना है ये बात पक्की है, लेकिन पोजिशनिंग किस तरह से करेंगे वो बाजार बताएगा। वो हम डिसाइड नहीं कर सकते अभी कि मैं यही लेवल आएगा तो लूंगा, नहीं आया तो क्या करोगे? एग्जैक्टली। और अगर ये लेवल समझो आज ही मार्केट घूम गया तो अच्छी बात है। 18,000 जिस दिन पार करेगा, अब आप जोर लगा के लीजिए, फिर लाइफ टाइम हाई के पार निकलेंगे। समझ गया। सो इस तरीके से आपको बाजार को अप्रोच करना। तो 1-2 दिन वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में आ जाओ। अगर आज इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्लोज कैसे होते हैं। यस। अगर आज की क्लोजिंग आपकी नेगेटिव नहीं होती तो आपका एक छोटा सा रनिंग करेक्शन था, तेजी के मार्केट में आ गया, निकल गया। अगर आज करेक्शन फिर से आप नेगेटिव क्लोज देते हैं और अगर वो थोड़े ढंग ढंग के नीचे के लेवल पर देते हैं तो फिर आपको पता है कि आपको थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन भी और देखना है, थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन भी और देखना है, थोड़ा बाजार अटके रहेंगे, रुके रहेंगे और उसमें अपने को टाइम पास करना है। सिंपल। अंडरस्टूड सर। ठीक है, क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए एक और पॉइंट जो मैं बता रहा था कि जितने ग्लोबल फैक्टर्स है उसमें एक में भी तेजी नहीं दिख रही है, लेकिन जितने लोकल फैक्टर्स है वो उतने खराब नहीं है। यस। हालांकि कैश मार्केट में लोकल फंड्स की बिकवाली आई, वो आनी एक्सपेक्टेड है। एफआईज ने शुक्रवार को मंदी के बावजूद 1100 करोड़ की खरीदारी की। तो कैश में खरीदारी की, एफएनओ थोड़ी बिकवाली है। तो पहली चीज ये कि कैश में बिकवाली का आंकड़ा आता तो ज्यादा चिंता की बात थी। हालांकि 1350 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचना कम नहीं है। लगातार 2 दिन 3,000 करोड़ कंबाइंड फ्यूचर्स बेचे हैं। हाँ, तो फ्यूचर्स में थोड़ी सी बिकवाली हो रही है और आमतौर पर एफआईज अपने एक्शन की शुरुआत पहले फ्यूचर्स में करते हैं, बाद में कैश मार्केट में आते हैं, तो हल्का सा वो नेगेटिव फैक्टर है। लेकिन आप हैं इस वक्त आज सोमवार के दिन मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में। एक ही चीज दीप अच्छी हुई है कि शुक्रवार के एक ही दिन के करेक्शन में देखो, तेजी करने वाले है ना बड़े डरपोक होते हैं। और मंदी करने वाले बड़े ढीठ होते हैं। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो तेजी करने एक दिन में आपका पुट कॉल रेशियो 1.36 से 0.88, यानी कि लगभग 48 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो आपका घट गया। दोनों वजह से, एक लॉन्ग पोजीशन कम हुई, दूसरा दबाकर कॉल राइटिंग हुई। तो मतलब है ना, मंदी करने वाले वो सूंघते रहते हैं, मौका मिला नहीं, मौका होता तब भी करते। हाँ, ठीक है, तब भी करते हैं, और मौका मिला तो छोड़ते नहीं है और काटेंगे नहीं। तेजी करने वाले क्या है, तेजी करते डर बहुत लगता है। हाँ, करेक्ट। मतलब मंदी करने वाले को कभी ये डर नहीं कि 18,000 का निफ्टी किसी दिन 28,000 हो जाएगा, लेकिन तेजी करने वाले को 18,000 का निफ्टी 17,000 हो जाए तो बहुत डर लगता है। करेक्ट। जबकि उनको पता है 18,000 वाला 8,000 नहीं होना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये माइंडसेट ही है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि आप इंडेक्स किसी भी भाव में लॉन्ग हो गए, आपकी रखने की ताकत है और मार्क टू मार्केट लॉस भरने की ताकत, आप नुकसान कैसे कर सकते हो? एग्जैक्टली। आज तक का इतिहास तो यही है। अब 18,600 लाइफ टाइम हाई बन गया, जो कभी जिंदगी में आप मैं कभी वापस नहीं देखेंगे अपने लाइफ टाइम में, तब तो अलग बात है। वो अगर माइंड सेट है कि वापस कभी जिंदगी में 18,600 देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा तो हम नहीं सोचते। हम तो 20-25 साल की तेजी की बात कर, तो फिर किसी भी लेवल पे आपने लॉन्ग कर लिया तो डर किस बात का है? खाली आपकी ताकत होनी चाहिए। अगर 2,000 पॉइंट घट जाए, 3,000 घट जाए, 500 पॉइंट घट जाए, तो आपको मार्क टू मार्केट लॉस भरना है। अगर वो ताकत है तो आगे पीछे, और अगर आपका होल्ड करने का टाइम का कैपेसिटी है, पैसे का कैपेसिटी है, तो आप तो कमा के निकलेंगे। करेक्ट।
100% कमा के निकलेंगे, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वो दोनों चीज तो होनी चाहिए। सो एक ये है कि एक ही दिन में बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखो जी, 1.20 से 0.69, 50 बेसिस पॉइंट, 51 बेसिस पॉइंट ये घट गया। तो आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर आज के पूरे मार्केट में एक ही है मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर, और वो ये हल्के बाजार, तेजी की तरफ हल्के बाजार। ये अच्छी बात है। एक ही फैक्टर अच्छा है जो आज हफ्ते की शुरुआत करने के लिए कि मार्केट हल्के नोट पर एक्सपायरी के हफ्ते में जा रहे हैं, बस मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। चलिए, अच्छा संकेत है, एटलीस्ट कुछ तो अच्छा निकल कर आ रहा है। बट स्क्रीन इस समय एशिया की और बाकी आपको देखेंगे तो थोड़ी लाल ही दिख रही है, हालांकि रिकवरी जरूर है निचले स्तर से। आइए फिर आज के सेटअप की करते हैं शुरुआत, तो समझते हैं आज के बाकी संकेत। सर एक बार पहले सेटअप बता दें और फिर आपसे जानते हैं कि किस तरह के रहेंगे आपके लिए बड़े लेवल्स बाजार के। ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर हैं दीप, और एफआईएस के संकेत मैंने न्यूट्रल रखे, न्यूट्रल से हल्के नेगेटिव की तरफ टिल्टेड है। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव है। वायदा कारोबार के संकेत भी मैंने न्यूट्रल रखे, लेकिन न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर है, पॉजिटिव साइड, हल्के से हाँ, जो हल्के हो गए। हाँ, सेंटीमेंट न्यूट्रल है, तेजी से थोड़ा सा कम हुआ, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में कभी बदलता नहीं, आज तक नहीं बदला। बिल्कुल। निफ्टी सपोर्ट लेवल 17,525, 17,650 पहला सपोर्ट जो है, आज में बड़ी बड़ी रेंज 125 पॉइंट की, 100 पॉइंट की इसलिए दे रहा हूँ कि बड़े मूव हुए हैं जो शुक्रवार के, उसके बाद अब रेंज थोड़ी सी बड़ी निकल कर आ रही है इंट्राडे के लिहाज से। 17,350, 17,450 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है आज आपके लिए। ऊपर 17,750, 17,825 पहली रुकावट की जगह पार करके निकले जिसकी चांस कम है, तो फिर 17,850 से 17,950 जहां पर सप्लाई करनी है आपको पूरे दिल खोलकर, ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, पहला सपोर्ट रेंज बहुत नजदीक है दीप, 38,650, 38,750, और ये नजदीक इसलिए कह रहा हूं, न सिर्फ शुक्रवार की क्लोजिंग से नजदीक नहीं, क्योंकि दूसरा जो सपोर्ट जोन निकल कर आता है वो बहुत दूर आता है, वो सीधा 38,225 से 38,300, उसके पहले कोई ढंग का बीच में सपोर्ट है नहीं। सो ये बीच में गैप है थोड़ा, 38,300 और 38,650 के बीच में एक 38,500 का हल्का सा सपोर्ट है, लेकिन वो मेरे डेटा में आ नहीं रहा। सो दूसरा सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, वो थोड़ा दूर निकल कर आता है। ऊपर कितना जा सकते हैं, 39,125, 39,250 पहली रुकावट की जगह पार करके टिके तो 39,450, 39,650 दिल खोलकर भरपूर सप्लाई करने की जगह आपके लिए बनेगी। सेम चीज है दीप, जो आपको 18,000 के ऊपर दिल खोल के तेजी करनी है, वही तेजी आपको 39,750 के ऊपर करनी है। 650 हाईएस्ट क्लोजिंग था, 750 के आसपास आपने परसों हाई बनाया, सो उस लिहाज से ये आपके लिए कंजेशन जोन हो जाता है। क्लियर है। 17,950 18,000 निफ्टी पर ऊपर, 39,650 39,750 बैंक निफ्टी पर ऊपर, ये दो चीजों को ध्यान बड़े लेवल। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 17,750 पे आप बंद हो रहे, 17,700, 650 625 तीन छोटे लेवल है, 600 525 मीडियम लेवल है, 450 और 400 तक के बड़े लेवल, इन पर आपको रखनी है सर। ऊपर कितना जा सकते हैं, 800 825 और 850 तीन छोटे लेवल है, 900 950 और 975 मीडियम लेवल है, 18,000 के ऊपर का अभी नहीं देख रहा। बैंक निफ्टी 39,000 के आसपास आप बंद हुए, 38,985 पहला लेवल है, शुक्रवार का लो 38,850, 38,750 और 38,650 तीन छोटे लेवल है, 38,500 38,400 मीडियम लेवल है जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, 38,300 और 38,225 फाइनल बड़े सपोर्ट लेवल के तौर पर बैंक निफ्टी में। ऊपर की तरफ 39,025 125 दो छोटे लेवल है, 39,200 और 300 250 मीडियम लेवल है, 325 450 और 39,500 बड़े लेवल के तौर पर ऊपर में बैंक निफ्टी में। ठीक है सर, चलिए तो ये हैं लेवल्स और रेजिस्टेंसेस। अच्छा, एफएस की पोजीशनिंग भी कम हो गई सर, 2 दिनों में 9% कट गई है। अच्छे हल्के हो गए, 60% के ऊपर से अब 48% पे आ गए, तो बढ़िया है। ये हल्के हैं, पुट कॉल रेशियो हम बात कर ही चुके हैं, बहुत हल्के हैं। सो विक्स थोड़ा सा बड़ा है, वो नेचुरली वोलेटिलिटी बढ़ेगी लेवल, बट अदरवाइज डेटा ठीक है। अब आइए स्टॉप लॉसेस। इंट्राडे के लिए 17,600 होगा, जिनको बहुत छोटा रखना हो 17,700 रखे, लेकिन मेरे हिसाब से 17,600 ज्यादा बेहतर है। क्लोजिंग 17,525 का होता है, इसलिए मैंने 17,500 का दिया है। और जिनको बहुत ही छोटा रखना है, वो आज नेगेटिव क्लोज हो तो भी आप अपना लॉन्ग पोजीशन को कम कर सकते हैं। लगातार दूसरे दिन की नेगेटिव क्लोजिंग पे अगर आपको रिस्क लगती है तो कम करिए। देखिए, इस वक्त गेम आपको ये डिसाइड नहीं करना कि बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कितना जाएगा क्या जाएगा, वो छोड़ दिए। और
जब भी इस तरह के रिवर्सल के पहले संकेत आए तो बजाय इसके कि मार्केट में क्या होगा, आप ये सोचिए कि आपकी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। राइट। अगर आपने अपनी पोजीशनिंग डिसाइड कर ली कि मैं इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखूंगा, मैं इस लेवल पे हल्का रहूंगा, खाली एक ही चीज है कि आपको डिसिप्लिन रखना है और हल्का रहना है। राइट। जैसे आप हल्के होंगे वापस आप तेजी में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार मौका मिलता रहेंगे। रहेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हल्का होने का मतलब आपने बोला था हल्का सब छोड़ दिया सर मैं जीरो हो गया अब हल्का हूं एकदम, वैसे हल्का नहीं होना है। हल्का होने का मतलब ये है कि आपका डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको किस लेवल के नीचे अपनी पोजीशन को कम करना है, Right. उसको हल्का होना बोलते हैं। तो अगर वो आपने कर दिया आपका काम हो गया। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। एक ही स्टॉप लॉस रखा है दीप शुक्रवार के लो का 38,825 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी। अगर क्लोजिंग बेसिस पे फिर भी किसी को थोड़ा डीप लगाना हो स्टॉप लॉस तो वो 38,750 का लगा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, शॉर्ट साइड शॉर्ट साइड पर 17,850 डे ट्रेडर्स के लिए 17,950 क्लोजिंग बेसिस पे। आपने जो हाईएस्ट क्लोजिंग दी है वो परसों की थी, आई मीन गुरुवार की 17,956 की, उसके ऊपर बंद होता तो अब आपको काट लेना चाहिए, इसलिए 17,950। और सिंपल अदरवाइज जिसको रखना है, जो ढीठ टाइप के शॉर्ट सेलर्स है जो बोले कि जब मेरा सौदा विपरीत होता तो इतना खड़े रहता हूँ 1000 पॉइंट, तो मेरे फेवर का तो क्यों ना खड़ा रहूँ। अच्छा बाय द वे शॉर्ट सेलर भी जो ढीठ होता है वो मंदी की जो सौदा उनका अगेंस्ट है उसी में खड़े रहते हैं, प्रॉफिट में इतना नहीं खड़े रहते हैं। प्रॉफिट तो जल्दी जल्दी लेना होता है, नुकसान वाला तो कैरी करते रहेंगे, चलने दो। तो अगर आप उस तरह के हैं तो फिर आप 18,000 का रखिए। अच्छा। हाँ, फिर तो 18,000 के ऊपर ही आपका खराब होगा जो होना है। ठीक है ना। अब आइए नई पोजीशन नहीं बैंक निफ्टी का रह गया शॉर्ट 39,250 डे ट्रेडर्स के लिए और 39,450 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है। अब भी आपको दूर लगाना है तो 39,650 की क्लोजिंग का होगा और 39,750 का इंट्राडे होगा, जो कि यहाँ से बहुत दूर हो जाता है 700-800 पॉइंट। तो आप छोटा लगाना चाहें तो 39,250 और 39,450 लगा सकते हैं। ठीक है सर, चलिए नई पोजीशंस फिर समझते हैं सर। हाँ, कैसे बनानी है। बेचा जा सकता है निफ्टी को और आपका स्टॉप लॉस होगा बेचने के केस में 17,850 का। 17,850 के स्टॉप से बेचिए, 17,700, 650, 625 तीन छोटे टारगेट, 600, 525 मीडियम टारगेट, 450, 400 के बड़े टारगेट के लिए। जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए खरीदने की जगह है बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में 17,525, 17,650 एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इस रेंज में टुकड़ों में खरीदिए। जैसे कि 650, 625, 600 के आसपास थोड़ा खरीदारी कर लिया, यानी 650 पे ले लिया, 600 पे ले लिया, 525 पे ले लिया, ऐसे टुकड़ों में लेना है। स्टॉप लॉस आपका होगा 17,400 का, थोड़ा दूर है, लगा पाएँ तो खरीदिए, नहीं तो कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है। स्टॉप लॉस बदलना नहीं है। फिर भी बहुत बदलने का मन है तो 500 का 475 का रख लो, आपकी मर्जी, मैं नहीं कह रहा। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि स्टॉप लॉस दूर का ही निकल के आता है। टारगेट जो बनेंगे 700, 725, 750 तीन छोटे टारगेट, 775, 800 के मीडियम टारगेट, 825 और 850 के। सो बेसिकली 700 से लेकर 850 के रेंज में हर 25 पॉइंट पर लगभग रुकावट वाला मामला है। ये कंजेशन जो है 700 से 850 का ऊपर की तरफ। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बेचना है आपको 39,250 के स्टॉप लॉस के साथ में। टारगेट जो बनेगा 38,850, 750 और 650 तीन छोटे टारगेट हो गए। 38,500, 38,400 मीडियम टारगेट, 38,300, 38,225 फाइनल टारगेट। जो लोग खरीदना चाहते हैं, मेरी ड्रीम जगह खरीदने की जो है वो 38,225 से 38,300 है। इस रेंज में आए तो जरूर खरीदिए। 38,150 का स्टॉप लॉस होगा, आने के चांसेस कम है, मैं ना तो नहीं करता, चांसेस कम है इसलिए नोट करके रख लें। टारगेट जो बनेंगे दीप 400, 500, 650 तीन छोटे टारगेट, 750, 850 और 925 तक के बड़े टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी बैंक निफ्टी में 38,225 से 38,300 की रेंज में, ये आपके लिए। अब यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए एक और खरीदारी करने की राय है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने करेक्शन की शुरुआत थोड़ी से पहले की। 38,650, 38,750 की रेंज में अगर आपको लगता है मौका, मूड, माहौल देखकर, बाकी सब एशिया देख लिया, कच्चा तेल देख लिया, बॉन्ड यील्ड देख लिया, डाउ फ्यूचर्स देख लिया, सब कुछ देख लिया, लगा कि ठीक है यार ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ, अभी ऐसा खराब नहीं लग रहा, ले लो यहाँ पर इस रेंज में। ठीक है, और ये रेंज में लेने पर आपका स्टॉप लॉस 38,500 का होना चाहिए। वैसे तो दूर होता है 38,200 का, इतना दूर में मुझे देना नहीं। जब एग्रेसिव ट्रेड है तो स्टॉप लॉस दूर क्यों लगाएंगे, करेक्ट। सो 38,600 का भी लगा सकते हैं या 38,500 का, जो आपको ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, या आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो आप 38,600 भी ला सकते हैं, आपकी मर्जी पर। टारगेट जो बनेंगे दीप 38,850, 925 और 975 तीन छोटे टारगेट हैं। 39,025, 125 और 200 ये मीडियम टारगेट है। 39,250, 39,450 फाइनल टारगेट, जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी एग्रेसिव ट्रेडर के तौर पर। तो फॉर ए चेंज अग्रेसिव सेलर्स की होती थी, अब अग्रेसिव बायर्स की तो
ये जैसा मूड माहौल है वैसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अग्रेसिव बायर्स के लिए मौके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, और ऑफ कोर्स गैप डाउन की तो तैयारी है ही। टाटा केमिकल्स एक दिन बाहर रहने के बाद वापस आ गए बैन में, तो फिर से आ गया। टाटा केमिकल्स, बलरामपुर, डेल्टा, ये आपके लिए तीनों बैन में आज दिखेंगे। वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बता दें सर। वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल में दीप एक ही है, मतलब 17,800 है, मेक और ब्रेक। तेजी 17,800 के ऊपर से गिननी है। ओके, एक सिंपल सी चीज समझो आप, ठीक है। अब आप 17,800 के ऊपर निकल कर टिकेंगे तो ही तेजी। क्यों? 17,800 के पुट पर 40 लाख शेयर हैं और कॉल्स पर 51 लाख शेयर, जिसमें से 36 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़े। तो जब तक 17,800 के नीचे हैं आप तेजी में नहीं है। ओके, एक सिंपल सी बात ये, ठीक है सर। क्योंकि बड़ी कंजेशन जो है 800 से 850 है, राइट, ठीक है। तो 800 से ही गिनना है पहली चीज। बाकी तो नीचे ढीले आप हैं ही हैं। हल्का सपोर्ट 17,600 पर है, भारी सपोर्ट 17,500 पर है, वो है। तो ब्रॉड रेंज आपकी 17,500 से 18,000 की हो गई निफ्टी की इस हफ्ते के लिए। 17,500 के नीचे और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे, 18,000 के ऊपर आए तो और बढ़िया हो जाएंगे। मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है, 17,800 आपके लिए मेक और ब्रेक ऊपर का लेवल आज के लिए। बैंक निफ्टी 39,000 पर आप बंद हुए और यही आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। 39,000 के पुट पर 19 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 21 लाख शेयर है, जिसमें 15 लाख शेयर शुक्रवार को जुड़े हैं। तो कॉल राइटर्स थोड़ा सा भारी है। तो 39,000 के ऊपर आप टिकते हैं तेजी में, कोई खास बात नहीं। 39,000 के नीचे तो हल्की फुल्की कमजोरी है। और अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर आपका सीधा 38,500 के आसपास आता है और इधर 39,500। तो लेवल्स डेटा वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं उस हिसाब से। ठीक है सर, चलिए एक्सपायरी का भी हफ्ता है, पूरा एक्शन रहेगा आपके सामने। अच्छा, स्टॉक्स की भी अगर आप आज के एक्शन की बात करें तो कई सारे स्टॉक्स भी हैं जो आपकी फोकस लिस्ट में रहने चाहिए। और ये हमने फ्राइडे को भी हाईलाइट किया था सर, कार ट्रेड इसका सैटरडे को एक्चुअली लॉक इन खत्म हुआ, तो उस हिसाब से आज फोकस में आएगा। जरा इसके बारे में अपना व्यू दें सर। इश्यू प्राइस 1618 रुपये थी और लिस्टिंग लगभग 1600 रुपये के आसपास ही वहीं पर हुई। उसके बाद से लगातार 1600 रुपये की इश्यू वाला स्टॉक 635 रुपये है आज आपके सामने। 1600 वाला यानी कि 1/3 रह गया है बेसिकली, 60% नीचे है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। इसमें जो रूल है, जिन कंपनियों में प्रमोटर नहीं होते हैं उनमें जो आईपीओ के पहले के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आईपीओ के बाद 1 साल तक उन्हें होल्ड करना पड़ता है। तो कार ट्रेड के आईपीओ का भी 1 साल पूरा हो गया। अब ये सारे जो इन्वेस्टर्स पहले के हैं, जिसमें कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होंगे, कुछ प्रोफेशनल्स होंगे, वो सारे बेच सकते हैं जब वो चाहें, ठीक है। अब बेचने में आपको लगेगा 1600 रुपये का तो आईपीओ था, 1618 रुपये में कौन बेचेगा 635 रुपये? क्यों बेचेगा? बात तो सही है, 1/3 पे कौन बेचेगा? लेकिन दीप, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर कोई स्टॉक ऊपर से क्या गिरा वो छोड़ दो, अगर आपकी बाइंग प्राइस से 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना हो तो बुक करेंगे सर, थोड़ा तो मुनाफा बनता है। हाँ, तो वही रिस्क है यहाँ पर, वही रिस्क है। क्योंकि कुछ कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ही नीचे की है। फॉर एग्जाम्पल विनय सांगी साहब हैं, उनके पास 13% होल्डिंग है, 62 रुपये कॉस्ट दिखा रहा है अगर हमारी कैलकुलेशन सही है। एक श्री कृष्णा ट्रस्ट है जिनके पास 20% होल्डिंग है, 10 रुपये की कॉस्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फंड हैं या बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी कॉस्ट बहुत है। तो आज देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वाकई में कोई बिकवाली आती है। शुक्रवार को तो खैर मजबूत बंद हुआ था ये, लेकिन आज मेक और ब्रेक है। अगर समझो किसी बड़े इन्वेस्टर्स की प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और वो ये सोचे कि भाई ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे तो अभी भी पैसे बन रहे हैं तो थोड़ा बुक कर लूँ, तो आई थिंक वो देखना होगा। तो आज इम्पोर्टेंट दिन है इसके लिए। बड़े कहना मुश्किल है कि आके बेचेंगे नहीं बेचेंगे। एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्ट एक स्प्रिंगफील्ड मुझे दिख रहा है जिसके पास करीबन 34 लाख शेयर हैं, उनकी कॉस्ट 568 रुपये है, जो अभी की प्राइस के आसपास है। बाकी सबकी किसी की भी 300 रुपये के ऊपर की प्राइस कॉस्ट नहीं दिख रही। तो अभी भी बाकी सब लोगों के पैसे डबल हो रहे हैं कम से कम। और जिनकी 10 रुपये की कॉस्ट है, 600 रुपये तो आप समझ लो 50 गुना तो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कोई तो बेचने आ ही सकता है। लेट्स सी, नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो इस स्टॉक ने लगभग फिर जो ये लेवल जो बना दिया हो गया। हाँ, और
इनफैक्ट पेटीएम वेटीएम भी ठीक ठाक कर सकता है आज, क्योंकि उनकी एजीएम हो गई, एजीएम में कमेंट्री आई है। हाँ। एक उनको वापस से रीअपॉइंट भी कर दिया, विजय शेखर को। हाँ, जबकि कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि उन्हें ना किया जाए। और दूसरा ये कि कमेंट्री भी मजबूती की दी, प्रॉफिट में आने की तैयारी पूरी कर रहे हैं। तो आई थिंक पेटीएम के लिए ऐसा लग रहा है कि वर्स्ट इज बिहाइंड, तो पेटीएम भी वो स्टॉक है थोड़ा एक्शन में आज फिर से रह सकता है तेजी की तरफ। तो ये दो स्टॉक हैं नए ज़माने के जहाँ पर फोकस करना चाहिए। चलिए फोकस में रहेंगे कार ट्रेड एंड ऑफ कोर्स पेटीएम, दोनों पर हमारे। अच्छा, बाय द वे स्टॉक्स की बात हुई है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक आज हम आपके सामने लाएंगे जिसका नाम आपने आज तक कभी सुना नहीं होगा। उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई है कंपनी, और एक बड़ी एफआई की तरफ से एक बड़ी रिपोर्ट आई है इस पर। बिल्कुल सर। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। तो कुशल थोड़ी देर में आपके लिए कुशल तैयार करेंगे रिसर्च और लेकर आएंगे। और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है। मैंने भी पहली बार ही नाम सुना ऑनेस्टली, जब आज सुबह मेरी रेडार पर नहीं रहती है। नाम ही नहीं सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना भाई। करेक्ट। लेकिन आज देखा मैं, अच्छा 700-800 करोड़ की कंपनी, मतलब अच्छी खासी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी। और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर्स आए, नाम और काम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। बिल्कुल सर। तो चलिए फोकस में है कई सारी आज इंटरेस्टिंग कंपनीज, पर आज खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स हैं इन पर भी जान लेते हैं। नुपुर हमारे साथ तैयार हैं, साथ ही कुशल भी हैं, अरमान भी हैं और आशीष ब्रोकरेजेस बताएंगे। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आज की खबरें और ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। कार ट्रेड की बात हो रही थी, एंकर लॉक इन से शुरुआत करते थे। एक और स्टॉक है जहां पे आज एंकर लॉक इन खत्म होने वाला है, पारादीप फॉस्फेट्स, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। साथ ही साथ जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है 2022-23 की, वो आज से शुरू हो रही है। 26 अगस्त को ये इशू पीरियड खत्म होगा, और जो डेट ऑफ इशू है वो 30 अगस्त है, तो यहाँ भी नज़र रखनी होगी। ITDC काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो उनकी होटल एसेट है वो मोनेटाइज करने के लिए कंपनी रोड शो की तैयारी कर रही है, तो यहाँ पे नजर रहेगी। एक्स डेट को लेके HPCL भी आज फोकस में, क्योंकि 14 रुपए का डिविडेंड की आज एक्स डेट है। और जिलेट जो जुलाई टू जून ईयर फॉलो करता है फाइनेंशियल ईयर, उसके चौथे क्वार्टर के नतीजे आने वाले। FTSE सेमी एनुअल रिव्यू के चलते काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, तो जो वर्ल्ड इंडेक्स है वहाँ पे भारतीय एयरटेल के जो पार्टली पेड शेयर्स लिस्ट इंक्लूड हो चुके हैं। CG पावर, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, इंडियन होटल, लैंड इंडिया और शैफलर इंडिया जैसे कुछ नाम है जो आप इस लिस्ट का पार्ट होंगे। और सिर्फ एक ही नाम है जो बाहर निकला है सूची से, वो है इंडियाबुल्स हाउसिंग। ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स देखे जो एक्स ऑफ जापान एंड चाइना है, वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम आते दिखे। सबसे पहले अशोक लेलैंड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा एलेक्सी, TVS मोटर्स, वरुण बेवरेज जैसे कुछ नाम है। और साथ ही साथ इसमें एक इंटरेस्टिंग नाम जुड़ा है, वो है पेटीएम का। इस सूची से जो बाहर आए हैं वहाँ पे काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा, गुजरात गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, लुपिन, NMDC, स्टार हेल्थ, सेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज पे भी आज नजर रहेगी। वेटेज के चलते जो दो नाम है जहाँ पे फोकस रहेगा, सारी इंडेक्स में इनका वेटेज चेंज हुआ है, वो ये 24 अगस्त से चालू होंगे, जिसमें सबसे पहले नाम है सोना BLW और HDFC AMC का। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारी खबरें और ऑफ कोर्स FTSE की जो रीबैलेंसिंग हो रही है उसकी लिस्ट भी। मॉर्निंग अरमान, बताएं कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप। जी, सबसे पहले IRCTC पर ध्यान रखिए, क्योंकि IRCTC से जुड़ी एक बड़ी खबर आती हुई दिखी है, जिसमें डिजिटल असेट मोनेटाइजेशन पर जो KPMG है उनके साथ आज चर्चा संभव है। उसी के साथ साथ जो 29 अगस्त तक जो है वो बोलियां मंगाई हैं, और रेल मंत्रालय ने कानून मंत्रालय और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे भी चर्चा की है, और उसके मुताबिक जो नए IT कानून पास होने तक योजना लागू करने में थोड़ी देरी संभव है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर ध्यान रखिएगा, PTI के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि जो PCA फ्रेमवर्क है वो उससे बाहर होना उनका संभव है, क्योंकि जो उनकी वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार के कारण हो सकता है कि वो PCA से फ्रेमवर्क से बाहर हो जाए। अंबुजा सीमेंट और ACC लिमिटेड दोनों पर जो ओपन ऑफर की जो शुरुआत की ओपन होने की डेट है और क्लोजिंग डेट है वो आती हुई दिखी है, और खुलना है 26 अगस्त को और बंद होगा 9 सितंबर को 2022 में। LNT पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी के जो गुजरात के हजीरा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो शुरू किया है, और इससे जो टोटल क्षमता है जो प्लांट की लगभग 45 किलो रोजाना जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की है जो क्षमता इससे बनती है। वोकहार्ट पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने US में अपने जो बिजनेस मॉडल है उसको रिस्ट्रक्चरिंग करेगी कंपनी, और US में फार्मास्यूटिकल मार्केट में स्थिति जो है उसमें बदलाव लाने के लिए ये जो है योजना है। और अंत में टांडला प्लेटफॉर्म पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि विजली जो प्लेटफॉर्म है उसको रजिस्ट्रार ऑफ पेटेंट्स है, उनको अब ये लाइसेंस मिल चुका है, और ये जो लाइसेंस मिला है ये कुल मिला के 2040 तक जो है ये उनके पास ही वैध रहेगा ये लाइसेंस। तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें। कुशल, बताएं मॉर्निंग कौन सी खबरें लेकर आए हैं आप।
मॉर्निंग दीप, खबरों में भारत गैस फोकस में रहेगा। यहाँ पर 24 अगस्त को बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसके तहत बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही वेबसॉल एनर्जी सिस्टम यहाँ पर फोकस रखिए। 20 अगस्त को ईजीएम में इनको मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसके तहत वेबसॉल ग्रीन प्रोजेक्ट प्राइवेट और इंडिया मैक्स इन्वेस्टमेंट फंड को प्रेफरेंशियल बेसिस पर लगभग 23 लाख शेयर जो है यहाँ पर अलॉट जारी करेगी कंपनियां। और दोनों कंपनियों को 108 रुपये प्रति शेयर के इशू प्राइस पर यह अलॉटमेंट जारी किया जाएगा, जबकि मौजूदा भाव में आपको बता दूं 91 रुपये का है, तो इस वजह से ये फोकस में रहेगा। साथ ही इंसेक्टिसाइड्स इंडिया यहाँ पर फोकस रखिए। कंपनी बोनस शेयर जारी करने वाली है। दो शेयरों पर एक शेयर जारी करेगी कंपनी। साथ ही जेनसॉल इंजीनियरिंग यहाँ पर भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर जेनसॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेजॉरिटी स्टेक लेने के लिए इन्होंने करार कर लिया है। हालांकि कोई अमाउंट्स की डिटेल्स अभी तक नहीं दी है, बट कंपनी जो है उन्होंने प्रमोटर और साथ ही नॉन प्रमोटर कैटेगरीज में लगभग 13.5 लाख शेयर जारी कर 140 करोड़ रेज करने की यहाँ पर अलॉटमेंट की गई है। साथ साथ प्रमोटर एक्शन या बल्क डील्स आप कह सकते हैं यहाँ पर आईएफएल फाइनेंस में होता हुआ दिखा है, जहाँ पर सीडीसी ग्रुप पीएलसी ने लगभग 1.35 करोड़ शेयर्स 335 रुपये 64 पैसे के भाव पर जो है बेचे हैं, जबकि मॉर्गन स्टैनले एशिया सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पर 35 लाख शेयरों की खरीदारी की है 334 रुपये 95 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। मिसेस बेक्टर फूड्स बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स ने लगभग 3.25 लाख शेयरों की यहाँ पर बिकवाली की है 360 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। रेपको होम फाइनेंस भी फोकस में है, क्योंकि ओमनिस ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड ने लगभग 4.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है 232 रुपये 40 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। यह एक यूके बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फर्म है। और अंत में कैम्प्स यहाँ पर ग्रेट टेरेन इन्वेस्टमेंट ने लगभग 18.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 2306 रुपये 18 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारी खबरें और ढेरों बल्क डील्स होती हुई दिख रही हैं। लगातार बाजार में बड़ा एक्शन वहां पर हो रहा है। आइए ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं, इस पर भी डालते हैं नजर FIR में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर काफी बढ़िया रिपोर्ट्स आई है सीएलएसए की तरफ से, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1040 रुपए के लक्ष्य के लिए 870 रुपए की क्लोजिंग। और कमेंट्री अगर आप देखें तो काफी बढ़िया है कि देखिए इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया नंबर जो है आईसीआईसीआई बैंक पेश कर रहा है। आगे जाकर ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। रिटेल प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। कंपनी एचडीएफसी बैंक से काफी बेहतर कर रही है, तो स्टॉक के ऊपर पूरा भरोसा बना हुआ है सीएलएसए का। जेएसडब्ल्यू स्टील पर नजर रखिए, नोमिरा रिड्यूस की रेटिंग दे रहे 548 रुपए के लक्ष्य के लिए। और क्रेडिट स्विस ने भी अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 425 रुपए का लक्ष्य दिया और 665 रुपए की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि आगे जाकर स्टील की कीमतों में रेजिलियंस जो है सस्टेन रहेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है। और आगे पूरा स्टील सेक्टर थोड़े से कॉशियस व्यू के साथ ही आगे चल रहे हैं और मान रहे कि जो स्प्रेड्स हैं यहाँ पर भी आपको दबाव देखने को मिल सकता है। और चाइना में भी अगर आप देखें तो कीमतें थोड़ी बहुत घट सकती हैं, तो स्टील स्टॉक्स पर आपको खास नजर रखनी है। टाटा स्टील पर भी देखें तो सिमिलर कमेंट्री है। यहाँ पर क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है 110 रुपए की क्लोजिंग है 134 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे और लक्ष्य जो है 6,760 रुपए से बढ़ाकर 7,795 कर दिया है 6,648 रुपए की क्लोजिंग है। रामको सीमेंट्स पर जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया है, पहले होल्ड की राय दिया करते थे, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 685 के लक्ष्य के लिए। ओएनजीसी पर मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 135 की क्लोजिंग 177 रुपए का लक्ष्य दिया है। एचयूएल पर मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2900 रुपए के लक्ष्य के लिए। सन फार्मा पर जो है नेमुरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1094 रुपए के लक्ष्य के लिए 901 की क्लोजिंग है। बर्जर पेंट्स पर मैक्वारी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 530 रुपए के लक्ष्य के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जोमैटो पर, नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है रिड्यूस की रेटिंग के साथ 61 रुपए की क्लोजिंग है 50 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं और मान रहे कि आगे जाकर अच्छी ग्रोथ और मार्जिन जो है चैलेंजिंग नजर आ रहा है। और साथ में जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया है इससे प्रॉफिटेबिलिटी में डिले ही देखने को मिलेगा। और अंत में केईसी इंटरनेशनल यहाँ पर भी बढ़िया रिपोर्ट है, ये नोमिरा की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, जो लक्ष्य 515 से बढ़ाकर 566 रुपए कर दिया है 406 रुपए की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि जो टेंडर पाइपलाइन है इनकी काफी बढ़िया है। एबिटा मार्जिन FY23 से काफी सुधरते हुए नजर आएंगे, तो स्टॉक के ऊपर कन्विक्शन बना हुआ है, इसके लिए खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। ओके, तो ये है सारी की सारी रिपोर्ट्स जहां पर आज दिखेगा भरपूर एक्शन को बढ़ाते आ गया। हफ्ते का पहला दिन सोमवार की सुबह तैयार है एक्सपर्ट्स अपनी पिक ऑफ द वीक के साथ।
बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द वीक है क्रिसल पर खरीदारी की राय है। एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है और हाई प्राइस स्टॉक है अनिल जी, डिफेंसिव नहीं है बट ये मोमेंटम दिखाएगा, इसी हफ्ते में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। 3100 3100 का स्टॉप लॉस लगाना है और वीक के नजरिए से, सप्ताह के नजरिए से 3800 3800 रुपीज के टारगेट के लिए क्रिसल पर खरीदारी की राय है। क्रिसिल खरीदें हफ्ते भर के लिए आज से, ये है पिक ऑफ द वीक। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पसंद का शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरे आज का पसंदीदा शेयर होगा, आज का नहीं पूरा वीक के लिए, बता के गई थी। मुझे खराब लग रहा है डीवीज लैब का स्ट्रक्चर और मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन और देखने को मिल सकता है। तो 3720 फीट का ही स्टॉप लॉस होगा, वहीं पे स्टॉप लॉस लगा के सेल करने का सलाह होगा। 100 पॉइंट का करेक्शन एक्सपेक्ट कर लीजिए। 3600 का पहला टारगेट, 3550 का दूसरा टारगेट के लिए डीवीज लैब को सेल करके जाने का सजेशन। ओके, डीवीज लैब यहाँ पर बिकवाली की राय है सिमी जी की तरफ से इस हफ्ते के लिए। 3696 3700 के आसपास ये रहा है। एक बार जरा सिमी जी, एक बार जरा फिर लेवल्स एक बार बता दें, मैं सुन नहीं पाया। अनिल जी 3695-96 के आसपास बंद हुआ था, तो उसी के आसपास सेल करने का सलाह होगा। 3725-30 का स्टॉप लॉस होगा। नीचे 3600 का पहला टारगेट, 3550 का दूसरा टारगेट। 3600 और 3550 तक फिसलने को तैयार है, ये है आपके लिए। तैयार है हमारे साथ हिमांशु जी। हिमांशु जी सुप्रभात, पहले तो बताएं तबीयत ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास, फिट एंड फाइन। सुप्रभात अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, परफेक्ट। हाँ, आवाज से भी लग गया, गला है वो थोड़ा अपने टाइम के साथ ही ठीक होगा अनिल जी, बाकी ऑल वेल। कोई अच्छा सा आदमी देखे दबवा लो। जी अनिल जी बिल्कुल। अरे आपके दुश्मनों के भी ना दबे गए। बहुत बढ़िया। आवाज से भी लग रहा है कि आज हिमांशु जी चुस्त दुरुस्त है 2 दिन के आराम के बाद। बताएं सर इस हफ्ते की आपके पसंद का शेयर। जी तो अनिल जी, कैश सेगमेंट का स्टॉक है फोर्टिज हेल्थ केयर, जो कि इस वीक मुझे पसंद है। जो क्लोजिंग हुई है 298 के आसपास, वो मेरे हिसाब से फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर रही है। रेजिस्टेंस जोन था 290 का, उसको स्टॉक ने पार किया है वीकली क्लोजिंग बेसिस पर। मुझे लगता है इस हफ्ते यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ सकता है। 345-350 के टारगेट के लिए फोर्टिज हेल्थ केयर मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक रहेगा। 285 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी की सलाह। ओके, 285 का स्टॉप लॉस, फोर्टिस हेल्थ केयर में खरीदारी करने की राय, 345 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। कुणाल जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी सुप्रभात, इस हफ्ते के लिए आपको बताएं सर पिक ऑफ द वीक। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी सुप्रभात जो आपने पूरे सप्ताह की एक साथ दी अनिल जी, तो अनिल जी बाकी बचे हुए 4 दिनों में भी देंगे अनिल जी सवेरे, कि आज का ही अनिल जी पांचों दिन की आपने साथ दिए? नहीं, रोज का तो बिल्कुल होगा। अगर आप पिक ऑफ द डे देने से मना कर देंगे कल से 4 दिन के लिए, तो हम भी सुप्रभात देने से मना कर देंगे। मुकाबला बराबरी का रहेगा सर। तो अनिल जी देखिए, पहले पिक ऑफ द वीक ले लीजिए और अनिल जी आने वाले 4 दिनों तक लगातार मैं पिक ऑफ द डे भी दूंगा अनिल जी, जिससे सुप्रभात मिलती रहे। 4 दिन के आगे तो मैं एडवांस में गुड मॉर्निंग। खरीदारी की राय है मेरी भी और जी अनिल जी खरीदारी की राय है मेरी भी, और खरीदना है टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ हमने देखा। अब आज बाजार का मूड थोड़ा खराब है, तो हो सकता है थोड़ा नीचे मिल जाए। नीचे मिले तो और भी बेहतर है। नीचे के स्तरों पर बाय करें। 1095 पर 1095 का स्टॉप लॉस रखकर बाय करना है। पहला टारगेट 1165 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1200 रुपए का, तो 1200 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है टाटा कम्युनिकेशन। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशन खरीदारी के आए, और स्पेशल 25 वाले स्टॉक्स में से वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन, हमारी पसंद की तरफ से भी। आइए, जुड़ चुके हैं हमारे साथ जैन साहब भी आ चुके हैं। जैन साहब पहले इस हफ्ते वाला देंगे या पहले पिछले हफ्ते वाला देंगे? पहले पिछले हफ्ते वाला। जी बताएं सर। पिछले हफ्ते वाले में एक सबसे बढ़िया बात क्या रही, राकेश जी ने भी क्रिसिल दिया, और वो स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे भी दिया है लास्ट वीक, फ्राइडे को जो इवनिंग शो है, वीकेंड शो था। और टेक्नोग्राफ इंडस्ट्रीज मैंने पोजिशनल पिक के तौर पे दिया, जो टेक्नोग्राफ इंडस्ट्रीज बेसिकली मैंने जैन साहब के जेम्स में भी कवर किया हुआ है और सुनील सिंघानिया जी के भी फंड में है। बट ये स्टॉक वैसे परफॉर्म कम किया, बट अब मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है पोजिशनली। और सन टीवी को मैंने सेल की राय दी है, और मुझे ऐसा लगता है कि सन टीवी पे बिल्कुल सेल करना चाहिए।
सो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है ये सारे स्टॉक्स है लास्ट वीक के, और अगर आप इस हफ्ते की आप इजाजत दो तो अनिल जी मैं बोल दूं? बोल दो, शुभ काम में देरी कैसी। तो इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है सीमेंट स्टॉक्स, ऑलरेडी हमने थर्सडे को काफी चर्चा की है, तो सीमेंट स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। तो एसीसी इज वन ऑफ माय टॉप पिक्स, और इन्फी आईटी स्टॉक्स में ये सारे स्टॉक्स अपने 200 डेमास के ऊपर आए हैं, मुझे लगता है ये हफ्ता में भी ये लोग अच्छा करेंगे, तो इन्फी पे ध्यान दें। और मिधानी ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत अंडर परफॉर्म किया है, ये मैंने रेकमेंड भी किया हुआ काफी बार, बट हमेशा ये अंडर ही परफॉर्म किया, बट अब पीएसयूज और डिफेंस स्टॉक और ये सारे स्टॉक्स काम करने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि मिधानी कैन बी वन स्टॉक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिस्ट और भी बड़ी है अनिल जी, एसपी अपैरल्स एक स्टॉक है जो कि बहुत बढ़िया लगता है, मैं सियाराम सिल्क भी दिया हूं इससे, तो एसपीएल दीजिए। और एक और दे देता हूं अनिल जी, आप इजाजत दोगे तो थोड़ी देर बाद दूंगा। ना दे ही दो सर, नहीं तो आपके पेट में दर्द रहता रहेगा, हमें भी बेचैनी रहेगी, बोल दो सर। पिक ऑफ द वीक में इसको मैंने वैसे कवर नहीं किया हुआ है पहले ज्यादा, क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक पे ध्यान दें। तो जैन साहब की तो अब समझ में आ गया, जैन साहब के जेम्स 2 साल से कैसे चल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक की भरमार है, कमी है ही नहीं, आप एक मांगो 10 मिलते हैं, वैसा वाला रेडी आते हैं, रेडीमेड बहुत सारे हैं तैयार इस वक्त जैन साहब के पास। बिल्कुल, और खबरें भी ढेर सारी हैं। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स पर भी डालते हैं नज़र और देखते हैं कहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है। L&T, ये इंटरेस्टिंग खबर आई है, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर इन्होंने एक प्लांट शुरू करा है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आगे बड़ा केपेक्स प्लान तैयार करा है कंपनी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर। आने वाले सालों के लिए बड़ा निवेश कंपनी करने वाली है। फिलहाल गुजरात में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उन्होंने शुरू करा है, अपनी कैप्टिव नीड्स के लिए कर रहे हैं शुरू। स्टॉक बढ़िया मोमेंटम में रहा है। जरा इसकी चार्ट पर भी एक बार राय ली जाए कुणाल जी की तरफ से। कुणाल जी बताएं सर, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है L&T अब? देखिए दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी, और उसके बाद इस स्टॉक में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी पिछले 2 सत्रों में देखने को मिली है। और जैसे ही दीपांशु चार्ट अच्छे हो जाते हैं, वैसे ही खबरें भी अच्छी हो जाती हैं। तो इन स्तरों पर बिल्कुल L&T जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करके चलें। ये स्टॉक 2025 के लेवल्स दिखाएगा, 2025 पर अगला रेजिस्टेंस है, वहां पर एक बार के लिए रुक सकता है, लेकिन इन स्तरों पर जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके चले। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे 1916 का, होल्ड करने की राय है, 2025 का टारगेट है। ओके, तो ये है आपके लिए L&T, जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में रहने वाला है। जैन साहब, आपके भी रेडार पर है, बड़ा केपेक्स प्लान कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ सर? नहीं बिल्कुल, ये ग्रीन एनर्जी पे तो देखिए फोकस है, ये सारे बड़े कॉर्पोरेट्स लोग कर रहे हैं, और L&T करती है तो सर्टेनली मैं उस पर और भी मुझे भरोसा बनता, और मुझे ऐसा लगता है कि L&T के दिन वापस से बहुत अच्छे आएंगे, और है ही है, वैसे तो अच्छे दिन चल ही रहे हैं, और इंडिया का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव इकोनॉमी का एक अच्छा प्ले L&T है, और मुझे ऐसा लगता है कि L&T में बिल्कुल इस न्यूज से अच्छा खासा हुआ सकता है, और ऑलरेडी अच्छा चला भी है, और मेरे हिसाब से जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें, और जिनको लेना है वो बाय ऑन डिप्स और स्टैगर्ड मैनर में लेते रहना चाहिए। मुझे बहुत बड़ी स्टोरी दिखती है आगे आने वाले दिनों में L&T में। ओके, तो ये है आपके लिए L&T, जिस पर आपको करना है फोकस। आज पूरे दिन एक्शन में ये काउंटर भी रहने वाला है। एनर्जी स्पेस से एक और काउंटर है, थोड़ा छोटा है, वेबसॉल एनर्जी। यहाँ पर कई सारे इनके जो आगे के प्लान्स हैं वो सामने आए हैं। प्रेफरेंशियल बेसिस पर शेयर भी अलॉट करने वाले हैं। वेबसॉल ग्रीन प्रोजेक्ट्स, ये इनका एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक भी थोड़ा एक्शन में हमें दिखा था। बंसल जी जरा देखें सर, 5.5% ऊपर बंद हुआ था फ्राइडे को। वैसे ज़्यादा रेडार पर नहीं रहता है, बट खबर इसमें काफ़ी है। दिवांशु, यहाँ पे लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए। एक अच्छा अपमूव दिखाने के बाद स्टॉक ने 155 के ऊपर के लेवल्स दिखाए थे, फिर स्टॉक में करेक्शन आई। एज ऑफ नाउ एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है। नीचे में 85 एक बेस है, ऊपर में 94 एक रेजिस्टेंस है। 85 और 94 के बैंड में ट्रेड कर रहा है। पहले तो जिनके पास है 85 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे हैं, और इनफैक्ट इन स्तरों पर भी खरीदारी की राय है। और एक बार 94-95 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर 113-115 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए वेबसॉल। भारत गेयर्स, ये भी एक इंटरेस्टिंग काउंटर है जो रेडार पर रहना चाहिए। हिमांशु जी, बोनस शेयर पर बैठक करने वाले हैं 24 तारीख को। भारत गेयर्स का जरा चार्ट देखें सर। दीपांशु, मुझे लगता है इस स्टॉक में एक शुरुआत हो चुकी है एक बड़े ब्रेकआउट्स की, बड़े अपमूव्स की। स्टॉक ने लास्ट वीक ही एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, 155 के ऊपर एक बड़ा गैप देखने को मिला था, शायद बोनस की न्यूज के बाद ही। मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पर डिप मिलता है 165-170 के आसपास, यहाँ पर खरीदारी करके चले। लॉन्ग टर्म चार्ट्स काफी अट्रैक्टिव हैं, काफी पॉजिटिव सेटअप और स्ट्रक्चर बना हुआ है।
अपसाइड में मेरी नजर रहेगी स्टॉक में लगभग 185-190 रुपए के लेवल्स पर। जैसे ही ये स्टॉक उस लेवल को पार करता है, 185-190 के ऊपर चलता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बड़े अपमूव की शुरुआत होगी और पोजिशनल तौर पर 250-270 तक के टारगेट्स आने वाले महीनों में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 19 तारीख को होने वाली थी बैठक, अब 24 तारीख को होगी, तो स्टॉक थोड़ा आपको एक्शन में जरूर दिख सकता है। जैन साहब, आपके रेडार पर है? वैसे है ये स्टॉक मेरे रडार पे, बट मैंने इसको रेकमेंड नहीं किया क्योंकि 200 करोड़ के मार्केट कैप के नीचे रहता है ये स्टॉक, इसीलिए। बट ओवरऑल एक अच्छा मूव दे चुका है और इंडिया की लार्जेस्ट गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। बट मुझे थोड़ा सा यही रीजन था, मार्केट कैप की वजह से मैंने इसको थोड़ा वो कर रखा है। बट यस, फंडामेंटल्स आर गुड, बट एक बड़ा मूव दे चुका है, तो मैं यही राय दूंगा कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिए, 150-60 का रेंज आए तब हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। उस टाइम पे एंट्री लेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर रहेगा। तो ये है आपके लिए भारत गैस। 19 तारीख की बैठक अब 24 तारीख को होने वाली है बोनस शेयर को लेकर। आइए, और भी ऐसे कई सारे शेयर्स हैं जहां पर लेनी है हमारे एक्सपर्ट्स की राय। उससे पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।